ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपना कोलैब वगैरह खोल लो। आज हमें रैंडम फॉरेस्ट करना है ना, आई थिंक। हाँ, आज हमें डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट करना है। पूछो। ब्लैक कलर का वॉलेट? यार मेरे को तो नहीं मिला है ऐसा कोई। क्या हो गया? हाँ, मैं आंसर कंफर्म कर दूंगा। हो गया। मैं पूछ दूंगा एक बार। अरे 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 अरे। माई बाइक डॉट ऐप करके नाम है। माई बाइक्स डॉट ऐप करके। हाँ जी। क्यों? रेज्यूमे? एट इज फ्रेंडली बनाने के लिए ना, देखो, साइट नहीं होती, इट्स लाइक की कंसेप्ट होते हैं। ठीक है। तो मैंने जो ओवरली बनाया था, जो ओवरली बताया था, उसका मैं आपको एक कोड दे दूंगा। उस कोड में प्रॉपर एटीएस में 100% स्कोर के हिसाब से वो कोड डिजाइन है। उसके अंदर सिर्फ अपना नाम वगैरह चेंज कर देना। आपको तो दे रखा है मैंने शायद से। वन लीफ नहीं, ओवर लीफ ही नाम है। वही है, वही बता रहा हूँ। हाँ। हाँ, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक डमी रेज्यूमे का वो है कोड मेरे पास, वो कोड डाल दूंगा। वो कुछ नहीं करना, ओवरलिप पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना। ब्लैंक, उसमें मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं, ऑप्शंस। उसमें ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करना। ठीक है, ब्लैंक प्रोजेक्ट में जाके दो, मैं करके दिखाता हूँ आपको एक बार, आइडिया देता हूँ। हम्म। ठीक है। तो अच्छा, ये बंद दो। अगर मैं तो ओवरली फायर करा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट करेंगे। और ये क्यों खुल गया है? हाँ, देखो, दिस इज द वेबसाइट। ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, यहाँ पे ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो एक नाम कुछ भी दे देना। रेज्यूम एग्जांपल कर लेता हूँ मैं। ठीक है, क्रिएट किया, क्रिएट द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कंट्रोल ए करना,
और ये जो कोड है, जो ये वाला कोड मैंने डाला है, ये मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इसको डाल देना। बस यहाँ पे रिकम्पाइल हिट करना। ठीक है, अब आपके पास बेसिक रिज्यूमे आ जाएगा। ठीक है, बेसिक रिज्यूमे आ गया। इसके अंदर जैसे नाम वगैरह चेंज करने हैं, जैसे यहाँ पे संबल लिखा हुआ है, डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे आ गए। और ये देखो, यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं, ये संबन। ठीक है, फिर नंबर है, ईमेल आईडी वगैरह है, सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, और आपको यहाँ पे जो ये अंडरलाइन वगैरह है, इसमें आपको लिंक्स डालने हैं ऑफ योर गिटहब एंड लिंक्डइन वगैरह। ठीक है, नहीं, यहाँ पे जो डालोगे वो आपकी प्रोफाइल के लिंक होंगे। ठीक है, नीचे जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है ना, इनके अंदर आपके वो डलते हैं। जैसे इस पे जाओ, अगर मैं यहाँ पे, हाँ मतलब इसके अंदर यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन में अपना वो वाला लिंक डाल सकते हो जो प्रोजेक्ट्स के लिंक है। ठीक है, एंड बस यहाँ से डाउनलोड कर लेना, आपका रेज्यूमे रेडी है। ठीक है, ये वाला कोड जो है वो मैं आपको भेज दूंगा आज। ठीक है, कंसेप्ट जो कॉपी करके पूरा ऐसे नहीं डलेगा ना, मेरे को टेक्स्ट फाइल बनानी पड़ेगी, रुको बनाते हैं। ठीक है, मैं इसको एक बार भेज देता हूँ आप लोगों को, और ओवरलिफ का जो लिंक है वो भेज देता हूँ। ठीक है, चलो, लिंक और दोनों भेज दिया। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें दो एल्गोरिथम्स कवर करनी है, डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट। मोस्ट प्रोबेबली हम सिर्फ डिसीजन ट्री ही कर पाएंगे आज। ठीक है, बढ़िया, इन पे वर्क करना है हमें। ठीक है, तो लेट मी शो यू द स्क्रीन अगेन। जो आपका कोलैब है उसके अंदर एक बार रन ऑल कर लेना। ठीक है, ताकि हमारा डेटा रेडी हो जाए आज वर्क करने के लिए। ठीक है, ये रन हो रहा है। क्या हो गया इसे? कैसे आ जाएगा? क्या हो रहा है? एकदम कोलैब वगैरह खोल के रन ऑल करो, मैं मार्कर लेके आया एक बार। ठीक है,
तो रन किया, डेटा मेरा प्रिपेयर हो गया। अब आज जो हम बात करेंगे जिस एल्गोरिथम की, उसे कहते हैं डिसीजन ट्री। ठीक है, जैसे हमने लीनियर रिएक्शन, लॉजिक रिलेशन प्रिपेयर किए थे, अब हम ना डिसीजन ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, डिसीजन ट्री इज थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डिसीजन ट्री में होता क्या है, पहले ना एक सबसे पहले ट्री जो डेटा टाइप है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, हमारे पास एक डेटा टाइप होता है ट्री करके। ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। अब जो अगर मैं विजुअली दिखाऊं तो विजुअली कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ट्री डेटा टाइप कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, हर एक इस सर्कल को वी कॉल अ नोड। ठीक है, और जो ये लाइंस होती हैं इनको हम कहते हैं एजेस। ठीक है, अब बेसिक आपको मतलब समझ आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे आया, मेरे पास दो पाथ है, या तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ या मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। ठीक है, हर एक नोड के पास सम पाथ्स हैं कि भाई मैं उस पर ट्रेवल कर सकता हूँ। ठीक है, ये होता है ट्री डेटा टाइप। ठीक है, इसको रूट कहा जाता है, रूट नोड होती है ये। ठीक है, और फिर इसको लेयर्स में आगे इनको नॉर्मली नोड्स कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिक होता है ट्री का। ओके, अब डिसीजन ट्री क्या है? डिसीजन ट्री इज कि देखो, एक मॉडल से मेरा गोल क्या है कि भाई मैं उसको कुछ इनपुट दूं, कुछ वैल्यूज दूं, और उनके बेसिस पे वो एक मेरे को प्रिडिक्शन करके दे। है ना, ये गोल है मेरा। ठीक है, तो अब अगर मैं एक मॉडल को डिसीजन ट्री पे ट्रेन कर रहा हूं तो मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूं, मैं हर एक स्प्लिट का, जहां पे भी एक नोड स्प्लिट हो रहा है ना, दो में स्प्लिट हो रहा है यहाँ पे, तो हर एक स्प्लिट का एक थ्रेशोल्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने इसका ए इज ग्रेटर देन 15 समथिंग थ्रेशोल्ड आया इसका। ठीक है, मैं मैन्युअली नहीं सेट करता इसे, जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ डिसीजन ट्री के ऊपर, तो उसका मतलब होता है मैं ये थ्रेशोल्ड्स की वैल्यू सेट कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे ना एक पैरामीटर है ए। ठीक है, उसका मैंने थ्रेशोल्ड सेट कर दिया ए इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, अगर ए इज ग्रेटर देन 15 है तो यहाँ पे ट्रेवल करेगा, वरना यहाँ पे ट्रेवल करेगा। ठीक है, अगले पार्ट पे आएगा, अगर मतलब मान लो एज लेस देन 15 है अभी, तो इस पे आ जाएगा, तो इस पे आ गया। इसके बाद फिर से तीन वो है स्प्लिटिंग, तो मैं तीनों का थ्रेशोल्ड सेट कर दूंगा। है ना, तो फिर इनमें से किसी एक पार्ट पे चला जाएगा, और ऐसे करते करते मैं हर एक स्प्लिट का एक थ्रेशोल्ड सेट कर देता हूं। बात समझ आ रही है मेरी? सिंपल चल रहा है अभी, है ना? मैं हर एक स्प्लिट का एक थ्रेशोल्ड सेट कर देता हूं। अब जब मैं डिसीजन ट्री की बात करता हूं तो मेरे पास ना सिर्फ इतना छोटा सा ट्री नहीं होता, मेरे पास मिलियंस ऑफ नोड्स के ऊपर ट्री बनता है। ठीक है, जो सर्कल्स है, ऐसे मिलियंस ऑफ सर्कल्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग स्प्लिट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग थ्रेशोल्ड्स होते हैं। जब मैं डिसीजन ट्री एल्गोरिथम पे अपने मॉडल को ट्रेन कर रहा हूं तो उसका मतलब ही यही होता है कि मैं ये नोड्स डिसाइड कर रहा हूं, एजेस डिसाइड कर रहा हूं, और थ्रेशोल्ड्स डिसाइड कर रहा हूं। ठीक है, जो इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलता है मेरे को, वो मैं फाइनल मॉडल में डाल देता हूं। ठीक है, अब ऑन द सर्फेस काफी सिंपल सी एल्गोरिथम है कि भाई पहले पैरामीटर आया उसके पास, पहला पैरामीटर में उसने एक थ्रेशोल्ड देगा, जिस भी थ्रेशोल्ड के साथ स्प्लिट आया, जिस भी पाथ पे उसे जाना है उस पे चला गया। ठीक है, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। ठीक है, लास्ट में हमारे पास कुछ 10-15 आउटपुट हो सकते हैं, या दो हो सकते हैं, या जितने भी आपके आउटपुट पॉसिबल है उसके हिसाब से आउटपुट आ सकते हैं। है ना, अब उसमें से वो जिस भी पाथ पे लैंड करेगा उसके ऊपर वो आउटपुट दे देगा। ठीक है, एक बार टाइटेनिक वाले के हिसाब से अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, ठीक है, टाइटैनिक वाले के हिसाब से अगर मैं उसे ड्रॉ करूं तो मेरे पास लेट्स से 5 इनपुट पैरामीटर्स है आई थिंक, है ना? सो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच मैंने इनपुट पैरामीटर ले लिए। ठीक है, हर एक के कुछ कुछ थ्रेशोल्ड्स होंगे। ठीक है, उसने कुछ कुछ नोड्स बनाए, कुछ कुछ स्प्लिट्स किए। हमें एक्चुअली इसके बाद हो क्या रहा है वो नहीं पता होता। ठीक है, आउटपुट में दो आ सकते हैं, तो जीरो या वन, कि भाई सर्वाइव किया या नहीं किया। तो आउटपुट में हमारे पास दो आ गए। ठीक है, इसने अलग अलग लेयर्स में कुछ भी स्प्लिटिंग करी। ठीक है, रैंडम सर्कल्स बना रहा हूं मैं। ठीक है, इसने कुछ भी स्प्लिटिंग करी। लेट्स से इस तरीके से स्प्लिटेड है ये पूरा।
ये कुछ भी स्प्लिटिंग हो सकती है, कुछ भी कनेक्शन हो सकते हैं, है ना। एक से दो निकलेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से स्प्लिटेड आई है, ठीक है। हर एक पाथ का कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड है, हर एक पाथ का कुछ ना कुछ एक नोड है, एजेस है, रूट्स हैं, ठीक है। बीच वाला पार्ट हमें पता नहीं होता कि किस तरीके से वो वर्क कर रहा है उस पर, ठीक है। हमें इनपुट पैरामीटर्स पता है, आउटपुट पता है, ठीक है। अब इन इनपुट के हिसाब से एक लेवल सेट हो गया सबका, है ना। पाथ क्रॉस करेगा हर एक इनपुट थ्रेशोल्ड्स के हिसाब से पाथ पे जाएगा, ठीक है। और मान लो लेट्स से इन दी एंड जो इनको नाम देते हैं ए बी सी डी ई एंड दिस इज 0 1, ठीक है। इनमें से लेट्स से ए बी और सी इन पाथ को क्रॉस करते करते 0 पे लैंड किए, और डी और ई मेरे 1 पे लैंड किए, इस तरीके से आ जाएगा। पाथ जब क्रॉस करेंगे इन दोनों में से किसी एक पे लैंड करेंगे, क्योंकि आउटपुट में हर एक नोड आके इन दोनों पे से कनेक्ट हो रहा है किसी एक से, तो इन दोनों में से किसी एक पे लैंड करेंगे, ठीक है। अब हर एक पैरामीटर का एक होता है इम्पैक्ट वैल्यू, ठीक है। इम्पैक्ट वैल्यू क्या होती है कि भाई मान लो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, ठीक है, मान लो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, ठीक है। जो एबीसी है वो ना 10-10% का इम्पैक्ट डालते हैं, 10-10 और 10% का इम्पैक्ट, ठीक है। जो मेरा आउटपुट है उस पर 10% इन्फ्लुएंस करते हैं ये तीनों, तो तीनों मिलके 30% इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, ठीक है। और वहीं पे डी और ई जो है मेरे 35% का इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो डी और ई मिलकर कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, 70% का, ठीक है। तो मेजर इम्पैक्ट वाली जो वैल्यूज है वो 70% के साथ 1 बोल रही है, और लोअर 30% के साथ 0 बोल रही है, तो ऑब्वियसली 70% में आउटपुट मिल जाएगा, है ना। अब जो इम्पैक्ट परसेंटेज है इनको कॉन्फिडेंस के साथ कंफ्यूज मत करना। कॉन्फिडेंस इज कि भाई मेरे मॉडल ने जो ये बिल्ड किया है वो कितने अच्छे से बिल्ड किया है, उसको इस पर कितना कॉन्फिडेंस है, वो होता है, ठीक है। इम्पैक्ट वैल्यूज इज कि भाई हर एक पैरामीटर मेरे आउटपुट को कितना इंफ्लुएंस कर रहा है। डिफरेंस समझ आया दोनों में, ठीक है। कंसेप्ट समझ आया डिसीजन ट्री का, सिंपल सा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। दोबारा बताना या आ गया समझ, वंस मोर, ठीक है। बेसिक है, हमारे पास रूट नोड्स है ए बी सी डी ई, ठीक है, जो कि मेरे इनपुट पैरामीटर्स है, ठीक है। मेरे पास आउटपुट नोड्स है 0 एंड 1, जो कि आउटपुट में जो भी आ रहा है उस पे, ठीक है। अब रूट नोड से आउटपुट नोड तक एक प्रॉपर ग्राफ बिल्ड होता है, ठीक है। इसको ट्री कहते हैं, ट्री डेटा टाइप है क्योंकि ये, ठीक है। तो एक ट्री बिल्ड होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे एजेस एंड नोड्स होते हैं, ठीक है। हर एक स्प्लिट का, जहां पे स्प्लिट हो रहा है, जैसे ए देखो 2 में स्प्लिट हो रहा है, तो स्प्लिट का एक थ्रेशोल्ड डिसाइड हो जाएगा। जैसे ए की वैल्यू लेट से 15 से बड़ी है तो वो राइट हैंड साइड पे जाएगा, छोटी है लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, ठीक है। तो हर एक स्प्लिट का एक अलग से थ्रेशोल्ड डिसाइड हो जाता है, ठीक है। अब जब वो हर एक स्प्लिट का थ्रेशोल्ड डिसाइड हो गया तो हर एक जो इनपुट पैरामीटर है, जो रूट नोड्स है ए बी सी डी ई, वो 0 या 1 किसी ना किसी पे लैंड करेंगी, है ना। अब मान लो एबीसी जो है वो 0 पे लैंड करी और डी और ई 1 पे लैंड करी, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी इंपैक्ट वैल्यू, ठीक है। इंपैक्ट वैल्यू का क्या मतलब होता है, जो मेरे इनपुट पैरामीटर्स हैं वो मेरे आउटपुट को कितना परसेंट इंफ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। हर एक पैरामीटर मेरे आउटपुट पे कितना परसेंट इंपैक्ट डाल रहा है, ठीक है। मान लो एबीसी 10% इंपैक्ट डाल रहे थे, 30% का इंपैक्ट हो गया, है ना। तो मतलब 3 पैरामीटर्स जो कि बहुत कम इंपैक्ट डालते हैं वो कहते हैं 0, मतलब सर्वाइव नहीं करेगा पर्सन, राइट। वही अगर डी और ई जो कि 35-35% का इंपैक्ट डाल रहे थे वो बोल रहे हैं सर्वाइव करेगा पर्सन, तो इंपैक्ट का टोटल सर्वाइव करने पे ज्यादा हुआ। तो जो ये वाला मॉडल है इस वाले पर्टिकुलर पैरामीटर्स के लिए, जब मतलब एबीसी 0 पे लैंड हुए हैं, डी और ई 1 पे लैंड हुए हैं, तो आउटपुट मेरे को 1 दे देगा, ठीक है। अब जो ये इंपैक्ट वैल्यूज है इनको सब कॉन्फिडेंस के साथ मिक्सअप नहीं करना है, कॉन्फिडेंस इज डिफरेंट, इंपैक्ट वैल्यूज इज डिफरेंट, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज कि मेरे मॉडल कितना परसेंट कॉन्फिडेंट है कि भाई उसने जो ये बीच का पार्ट बनाया है ये सही है, ठीक है। दैट इज कॉन्फिडेंस वैल्यू। सो कॉन्फिडेंस वैल्यू एंड इंपैक्ट वैल्यू अलग अलग आ सकती है, समझ आया डिसीजन ट्री कैसे काम करता है, ठीक है। जो ये बीच का बिल्डिंग वाला पार्ट है ना, जो मॉडल की हम ट्रेनिंग करते हैं वो इसी चीज को बिल्ड करता है, ठीक है। जब इस चीज को उसने बिल्ड कर लिया तो उसने नोड्स एंड ग्राफ, मतलब इसको प्रॉपर एक न्यूमेरिकल इक्वेशन के हिसाब से जो मॉडल में स्टोर करते हैं, तो वो इस इक्वेशन को स्टोर कर लिया। हर एक स्प्लिट का थ्रेशोल्ड क्या होगा, हर एक नोड पे क्या वैल्यू होगी,
ठीक है। जो लाइक लास्ट में जो आउटपुट्स है उस पे पाथ कैसे होएगा, वो सब कुछ मेरे मॉडल के अंदर स्टोर हो जाता है। जब मैं प्रिडिक्शन करवाऊंगा उस पाथ पे वो पैरामीटर्स ट्रेस करेंगे, कैरी करेंगे, ठीक है। लास्ट में जहां पे एंड होगा उसके हिसाब से इम्पैक्ट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और उसके हिसाब से मेरा आउटपुट आ जाएगा। आया समझ? क्लियर है? एल्गोरिथम जो है वो काफी सिंपल ही है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ऑब्वियसली लीनियर या लॉजिस्टिक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर सीधे से एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है ना। ये थोड़ा सा विजुअली समझने वाली चीज है, राइट। समझ आ गया, कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक है। इसका कोड कर लेते हैं। ओके, तो भाई एक नया कोड ब्लॉक डाल लो। हमारे पास ट्रेन टेस्ट प्लेट हो ही रखा है, उसी को हम आगे यूज कर लेंगे, ठीक है। उसी को हम आगे यूज कर लेंगे, हमारे पास एक्सट्रेन एक्सटेस्ट वगैरह सब कुछ है ही। ठीक है, तो इंपोर्ट, अरे क्या हो गया, इंपोर्ट स्केल डॉट ट्री। इस बार हम क्योंकि ट्री मेथड पे वर्क कर रहे हैं तो ट्री से इंपोर्ट नहीं फ्रॉम आएगा। इंपोर्ट ट्री क्लासिफायर, ठीक है। जो एल्गोरिथम है डिसीजन ट्री एल्गोरिथम है, उसका नाम टेक्निकल नेम डिसीजन ट्री क्लासिफायर है, ठीक है। अब मॉडल डिफाइन कर देता हूँ। अब मैं जब डिसीजन ट्री क्लासिफायर यूज कर रहा हूँ ना तो इसके अंदर दो चीजें देता हूँ। एक तो मैक्स डेप्थ, ठीक है। मैक्स डेप्थ को मैं यहाँ पे नन लिखता हूँ, ठीक है। मैक्स डेप्थ नन करने का क्या मतलब हुआ कि देखो यहाँ पे जो मैंने लेयर्स बनाई है इनपुट और आउटपुट के बीच में, दो लेयर बनाई हुई है यहाँ पे। अब मैंने बताया था कि भाई एक्चुअली दो लेयर तो होंगे नहीं, एक्चुअली बहुत सारी लेयर्स होती हैं। मैं बस अपने आप लिखाया था। इंटरनेट वगैरह से हो जाता है। और यहाँ पे देखो ये जी कनेक्ट आ गया होगा, मेरे में आ रहा है ना, इस वजह से नहीं लिखा आता। इसको कनेक्ट कर लोगे तो आ जाएगा। कनेक्टेड है तो फिर तो आना चाहिए। थोड़ा सा नेटवर्क इशू दे रहा है, अरे shit। देखो क्या आ रहा है, क्या इशू आ रहा है।
ठीक है, मैंने यहाँ पे मॉडल की ट्रेनिंग करवा दी। रैंडम स्टेट बेसिकली मतलब होता है कि भाई जब मैं डिसीजन ट्री बना रहा हूँ तो मेरे पास पाथ बन रहे हैं नोड्स एनर्जीज के हिसाब से, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये ना पाथ चेंज ना हो, सिर्फ इनका थ्रेशोल्ड चेंज हो जाए। ठीक है, तो रैंडम स्टेट का मतलब होता है कि भाई 42 मैंने जब दिया ना, जब भी मैं रैंडम स्टेट 42 पास करूंगा तो पाथ मेरे हमेशा सेम रहेंगे, थ्रेशोल्ड चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो आई वांट कि भाई एक्यूरेसी अगर मेरी कम आती है, मेरे को दोबारा ट्रेन करना पड़ जाए मॉडल, तो मेरी जो पाथ पहले बार में बने थे वही सेम बनते रहे। ठीक है, मैं 42 को चेंज करूंगा। देखो नंबर आप यहाँ पे कोई सा भी डाल सकते हो, बट मल्टीपल रन के बीच में नंबर सेम रहना चाहिए। पहली बार अगर आपने 42 के साथ रन किया तो अगली बार जब भी आप रन करोगे तो 42 के साथ ही रन करोगे। ये मतलब होता है, मैंने मतलब 42 को असाइन कर दिया एक प्रॉपर ट्री कि इसी तरीके से ट्री बनेगा हर बार। थ्रेशोल्ड चेंज होंगे बेशक, बट ट्री का जो पाथ है नोड्स एंड एजेस वाला वो सेम रहेगा। ये होती है रैंडम स्टेट। ठीक है, ठीक है, हमने फिटिंग कर ली, यहाँ पे मॉडल की ट्रेनिंग हो गई। राइट, नहीं नहीं अभी आगे बचा है। ठीक है, इसके बाद प्रिडिक्शन करवा लेते हैं जैसे मैंने पहले किया था। तो वाई पेज इक्वल्स, सॉरी फिट के पहले लिख रहा हूँ उसे, पहले फिटिंग होगी फिर प्रिडिक्शन होगा ना, इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। अब मेरे को एक्स टेस्ट को प्रिडिक्ट करवाना है, मैंने एक्स की प्रिडिक्शन दे दी। ठीक है, इसमें ना मेरे को एक्चुअली एक्यूरेसी वगैरह भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो मैं अगेन सिर्फ एक्यूरेसी स्कोर लूंगा यहाँ से। ठीक है, मैंने एक्यूरेसी स्कोर भी ले लिया और लाइन को भी ले लेंगे क्योंकि मेरे को एक्यूरेसी भी करानी है। अब जो मेरा ये होता है डिसीजन ट्री, इसके अंदर ना कंफ्यूजन मैट्रिक्स नहीं आती क्योंकि मैं क्लासीफाई मतलब अलग अलग उसमें थोड़ा ना डाल रहा हूँ पॉइंट, कि मैं अलग अलग कैटेगरीज में नहीं डाल रहा वैल्यूज को, है ना। मतलब मैं चाहूँ तो टेक्निकली इसके अंदर कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैलकुलेट कर भी सकता हूँ विद द बेसिस ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज डिफरेंस, बट इसके अंदर सेंस नहीं बनाएगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स, बेसिकली यूज नहीं करते, आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं कर ही लेते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो दिस एज वेल, और यहाँ पे वाला पूरा ही पार्ट एज इट इज ले लेंगे हम, ये वाला पूरा पार्ट एज इट इज ले लूंगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द फाइनल कोड। ठीक है, हमने डिसीजन ट्री एल्गोरिथम को यूज किया, अगेन वही एक्यूरेसी स्कोर एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह कैलकुलेट किया। रन करूंगा, आ गया, एक्यूरेसी आ रही है 81% की। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, दिस इज द मेन कोड, आउटपुट आपको मिल ही जाएगा। ये वाला कोड तो बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है।
किया डन। अब तो अलग आ सकती है। एक मॉडल ट्रेन किया है, उस मॉडल की एक्यूरेसी तो अलग आ ही सकती है। किया डन। एक लाइन आ गई, करो करो। जहां इसमें बाकी नीचे आपकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी आ रही है, ठीक है, उसको आपको पढ़ना आता ही है ना। तो ये था आपका डिसीजन ट्री एल्गोरिथम। तो हमने तीन एल्गोरिथम कवर कर लिए अब तक, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड डिसीजन ट्री। ठीक है, हमारे पास दो एल्गोरिथम बची हैं, रैंडम फॉरेस्ट एंड एसवीएम। ठीक है, उनको और कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम मशीन लर्निंग में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स होती है, मेन एल्गोरिथम्स वही यही पांच होती हैं। ठीक है, आपको डिसाइड यही करना होता है कि भाई डेटा के हिसाब से कौन सा मॉडल मेरे को सबसे ज्यादा एक्यूरेसी दे रहा है, कौन सा मॉडल सबसे कम कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, एंड इन चीजों के बेसिस पे अभी जैसे जो मैट्रिसेस हैं, अभी हमने दो पढ़ी है, एक्यूरेसी स्कोर एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स। हम और भी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, F1 स्कोर वगैरह भी होता है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, एंड इन सब मैट्रिसेस के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, उस मॉडल को फिर आप एक्चुअली प्रोडक्शन में यूज करते हो। ठीक है, वैसे तो मशीन लर्निंग फिलहाल की अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं तो सिर्फ एक बेस सेट करने के लिए कि भाई एक एआई का कंसेप्ट, बेस कंसेप्ट क्या होते हैं वो सिखाने के लिए होता है सिर्फ। ठीक है, बट लाइक व्हेन यू आर एक्चुअली ट्रेनिंग अ मॉडल ना, तो आप डीप लर्निंग वगैरह के मॉडल ज्यादा ट्रेन किए जाते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स ज्यादा यूज नहीं किए जाते क्योंकि मशीन लर्निंग पुरानी हो चुकी है, कोई भी उसे यूज नहीं करता। ठीक है, बट डीप लर्निंग सीखने के लिए, एआई वाला जो बेस पार्ट है उसे सीखने के लिए मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिथम्स है, कंसेप्ट है, मैट्रिसेस है, इनको बारे में पता होना चाहिए, तो इसलिए हम इसे कवर कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास दो एल्गोरिथम्स बची हैं, रैंडम फॉरेस्ट एंड एसवीएम, सिंपल वेक्टर मशीन। ठीक है, तो सबसे पहले रैंडम फॉरेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट और जो डिसीजन ट्री है वो बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड एल्गोरिथम्स है। ठीक है, होता क्या है कि भाई देखो, डिसीजन ट्री में एक ट्री है, ठीक है, डिसीजन ट्री को एक ट्री की तरह मानो, है ना, और जो रैंडम फॉरेस्ट है वो पूरा फॉरेस्ट है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली लिंक करो तो इट्स बेसिकली कि भाई मल्टीपल ट्रीज मिलके एक फॉरेस्ट बनाते हैं, बहुत सारे ट्रीज मिलके एक फॉरेस्ट बनाते हैं। एक्चुअली होता भी यही है, जब मैं रैंडम फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं हजारों डिसीजन ट्री एक साथ ट्रेन करता हूं। ठीक है, हर एक का जो आउटपुट आ रहा है उसके हिसाब से वोटिंग करवाता हूं। ठीक है, मान लो जो ये वाला डिसीजन ट्री था, इसने वन बोला, ऐसे हजारों हो रहा है, सब 1 0 1 0 1 0 बोलेंगे, अलग अलग आउटपुट देंगे। मान लो अगर वन की काउंट ज्यादा आया मेरे पास तो फाइनल आउटपुट वन हो जाता है, जीरो का काउंट मेरे पास ज्यादा आया तो फाइनल आउटपुट जीरो हो जाता है। ठीक है, अब हर एक ट्री थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, क्यों? क्योंकि जब मैं रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ तो भाई जैसे 700 कुछ लाइन थी यहाँ पे, मतलब 80-20 स्प्लिट क्या होता ना, तो 719 कुछ लाइन थी, रोज थी, जिसकी 10% कर लेते, जितना भी किया था, कुछ नंबर ऑफ लाइन थी जो कि टेस्टिंग के लिए थी, कुछ नंबर लाइन थी ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो जो टेस्टिंग वाला स्प्लिट किया होता ना, रैंडम फॉरेस्ट अपने आप उसमें से 20-20 लाइन अलग अलग करके हर एक ट्री को ट्रेन करता है। पॉइंट कि भाई मान लो उसके पास 1000 लाइन्स है,
और उसको 100 ट्री ट्रेन करने हैं, तो 10-10 लाइन हर एक ट्री के लिए अपने आप अलग 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 कर लेगा। ठीक है, अब क्योंकि हर एक ट्री का ट्रेनिंग डेटा डिफरेंट हो गया, तो हर एक ट्री आंसर भी डिफरेंट करेगा, है ना। और फिर लास्ट में वोटिंग होती है, जिस आंसर को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो फाइनल आउटपुट बन जाता है। ठीक है, तो भाई लॉजिक सिंपल सा है कि मल्टीपल ट्रीज मिलके एक फॉरेस्ट बना रहे हैं। तो डिसीजन ट्रीज का जो मॉडल है, ऐसे मल्टीपल मॉडल एक साथ ट्रेन होते हैं, सबके आउटपुट्स को वोट आउट करवाया जाता है, मतलब काउंट किया जाता है, जो आउटपुट ज्यादा आता है वो रैंडम फॉरेस्ट का आउटपुट बन जाता है। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम कुछ नहीं है, डिसीजन ट्री के ऊपर ही बेस्ड है, बट इसके अंदर मल्टीपल डिसीजन ट्री आ जाते हैं सिंगल डिसीजन ट्री की जगह। पॉइंट समझ आई मेरी बात? ठीक है, सिंपल है, कोई डाउट? रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम में कोई डाउट पूछो। आ रही है डिसीजन ट्री, समझ आया क्या? नहीं नहीं, अगली एल्गोरिथम बता रहा हूँ। हाँ, इसी के बेस पे है ना, अगली जो एल्गोरिथम है वो इसी पे बेस्ड है। दोबारा बताते हैं, कोई बात नहीं। हमारी जो अगली एल्गोरिथम है उसका नाम है रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, अब रैंडम फॉरेस्ट में होता क्या है कि भाई अगर आप लॉजिकली सोचो, तो ये एक ट्री है, डिसीजन ट्री, मल्टीपल ट्रीज मिलके एक फॉरेस्ट बनाते हैं, है ना, बहुत सारे ट्रीज मिलके एक जंगल बना लेते हैं, है ना। एक्चुअली एल्गोरिथम वाइज भी यही होता है। ठीक है भाई, मैं बहुत सारे डिसीजन ट्रीज के मॉडल को कंबाइन कर देता हूं रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम में। ठीक है, अब एक्चुअली होता कैसे ये चीज, जो डेटा था मान लो 1000 लाइन थी, ठीक है, 1000 लाइन को 100 के डेटा में स्प्लिट कर दिया हमने। ठीक है, हर एक 100 के सेट पे मैंने एक डिसीजन ट्री ट्रेन किया, मेरे पास 10 डिसीजन ट्री हो गए। ठीक है, 10 ट्री हो गए, हर एक ट्री एक डिफरेंट आउटपुट दे सकता है मेरे को, बट क्योंकि आउटपुट मेरे लिमिटेड है दो पे, 0 या 1 पे, तो हर एक ट्री या तो 0 देगा या 1 देगा, है ना। अब इन दी एंड क्या होएगा कि मैं जीरो काउंट कर लूंगा, कितने ट्रीज ने मेरे को 0 आउटपुट दिया है, कितने ट्रीज ने मेरे को 1 आउटपुट दिया है, काउंट कर लिया। मान लो 7 ट्रीज ने 1 आउटपुट दिया था, 3 ने 0 दिया था, तो फाइनल आंसर रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम का 1 हो जाएगा। 7 ट्री ने 1 दिया था क्योंकि, है ना, वोटिंग के हिसाब से आउटपुट मिल जाता है। समझ आया? क्लियर हुआ? बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, है ना। हर एक ट्री डिफरेंट आउटपुट क्यों देगा, क्योंकि उसका ट्रेनिंग डेटा ही डिफरेंट है। 1000 को हमने 100 में स्प्लिट कर लिया था ना, तो डिफरेंट आउटपुट इसीलिए देगा क्योंकि उसका ट्रेनिंग डेटा ही डिफरेंट है। क्लियर है? तो बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट थोड़ी सी लाइक एडवांस एल्गोरिथम हो गई, क्योंकि बेस्ड ऑन डिसीजन ट्री ही है। आप समझ आया रैंडम फॉरेस्ट? अब कोई डाउट? क्लियर है ना? सिंपल सा लॉजिक यही है कि भाई ट्री एक ट्री है, फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्री होंगे, रैंडम फॉरेस्ट में बेसिकली वही होता है कि बहुत सारे ट्री होते हैं। ठीक है, और जो मैंने स्प्लिट वाला बताया था वो समझाने के लिए बताया था, एक्चुअली स्प्लिट 1000 को ऐसे 100 में स्प्लिट नहीं कर देंगे। 1000 में से मान लो 800 के निकाले उसने, ठीक है, तो डेटा को चेंज करता रहेगा बस वो। मान लो 90% डेटा सेम है, 10% चेंज कर दिया, 20% चेंज कर दिया, तो थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहता है डेटा में बस। ठीक है, एक्चुअली इक्वली इक्वली डेटा को स्प्लिट नहीं कर देता वो। ठीक है, क्योंकि ट्रीज ना एक्चुअली 10-12 ट्रीज नहीं होते, ट्रीज होते हैं मिलियंस में, तो मिलियंस मिलियन इटरेशन आती है सेम डेटा की। पॉइंट, मिलियन इटरेशन आ गई सेम डेटा की, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ। ठीक है, तो इसका कोड कर लेते हैं, एक नया कोड डाल लेंगे। ठीक है, इस बार हमें रैंडम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस बार हम बात कर रहे हैं रैंडम फॉरेस्ट की। तो लेट्स डू वन थिंग, फ्रॉम, मतलब 15 मिनट है, कर ही लेंगे हम इतने में। sklearn डॉट ensemble, ठीक, और द फंक्शन जो है लाइब्रेरी है ensemble, इसमें मिलता है हमें रैंडम फॉरेस्ट, बोट रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। ठीक है, अब देखो जब डिसीजन ट्री की बात कर रहे थे या रैंडम फॉरेस्ट की बात कर रहे थे, तो आप ना देखोगे कि भाई जब लिख रहे हो तो दो आते हैं, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर एंड रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। आपने नोटिस किया होगा ये चीज, जो मैं अगर सिर्फ रैंडम फॉरेस्ट लिख दूं यहाँ पे, तो जो मेरे पास ये आता है
इसमें दो आ रहे हैं, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर और रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। ठीक है, सेम आपका डिसेंट्री के टाइम पे भी आ रहा था। ठीक है, फर्क क्या होता है क्लासिफायर और रिग्रेसर में कि भाई जो क्लासिफायर है वो जो मैंने वोटिंग वाला कंसेप्ट बताया ना, जो मैंने वोटिंग वाला कंसेप्ट बताया उसके ऊपर वर्क करता है। नहीं नहीं, क्लासिफायर ही वोटिंग वाले के ऊपर वर्क करता है। रिग्रेसर मेरा वर्क करता है ऑन द कंसेप्ट ऑफ मीन। वो जितना भी आंसर आ रहा है उसका मीन निकाल देगा। ठीक है, वो उसका मीन निकाल देता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो हम ज्यादातर क्लासिफायर यूज करते हैं। ठीक है, रिग्रेसर को बहुत कम यूज किया जाता है, बट अगर आप चाहो तो आप रिग्रेसर भी यूज कर सकते हो आराम से। ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्लियर? अब सिर्फ मॉडल चेंज हुआ है, बाकी मेरा जो ये वाली लाइन है मैट्रिसेस वाली एकदम सेम रहेगी। ठीक है, जो मॉडल की डेफिनेशन है वो चेंज होगी, बाकी जो नीचे वाला पार्ट है वो अगेन सेम रहेगा। मॉडल डॉट फिट के बाद से जो पार्ट है वो सेम रहेगा। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और बस मैं मॉडल की डेफिनेशन को चेंज कर दूंगा। तो मॉडल में इस बार हमें यूज करना है रैंडम फॉरेस्ट P5। ठीक है, और डिस्कनेक्ट हो गया है क्या? नहीं, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर जो पैरामीटर्स हमें देने होते हैं वो एक तो नंबर ऑफ ट्रीज रहता है। ठीक है, और जो नंबर ऑफ ट्रीज हम डिफाइन करते हैं एन एस्टिमेटर से। एस्टिमेटर्स, हाँ। ठीक है, लेट्स से हमने 100 ट्री बनवा लिए। ठीक है, और अगला वही है रैंडम स्टेट, क्योंकि भाई हर एक डिसीजन ट्री में भाई नोड्स एंड पाथ हो रहे हैं, तो वो हर ट्रेनिंग के टाइम पे सेम रहे, इसलिए भी यूज रैंडम स्टेट। और रैंडम स्टेट भाई 42 दे दूंगा मैं। ठीक है, समझ आया रैंडम फॉरेस्ट के अंदर क्या हो रहा है? मैंने एक एन एस्टिमेटर्स दिया। एन एस्टिमेटर्स इज बेसिकली कि भाई मैं कितने ट्रीज बनवा रहा हूँ। ठीक है, जितना ज्यादा ये नंबर होगा उतना ज्यादा मॉडल हमारा एक्यूरेट होगा। बट द पॉइंट इज, एक पॉइंट के बाद ना मॉडल फ्लैट आउट हो जाएगा, तो आप फिर उसके बाद नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ाते रहो, फिर भी मॉडल के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। जब भी कुछ ऐसा होता है ना कि नंबर की बेसिस पे मेरी एक्यूरेसी बढ़ रही है, तो उसका ग्राफ ना कुछ इस तरीके का रहता है। अब मैं प्लॉटिंग करूं यहाँ पे नंबर की, ये बेसिकली मेरा एन एस्टिमेटर हो सकता है। ठीक है, या फिर जो डिसीजन ट्री के टाइम पे हम डेप्थ की बात कर रहे थे वो हो सकती है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, और यहाँ पे एक्यूरेसी। ठीक है, तो इसका ग्राफ ना कुछ इस तरीके का होता है। इससे ये ग्राफ का मतलब क्या होता है कि भाई जब मेरे नंबर बढ़ रहे थे इनिशियली, तो मेरी एक्यूरेसी शूट अप हो रही थी। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मेरे नंबर बढ़ते रहेंगे बट मेरी एक्यूरेसी बढ़नी बंद हो जाएगी, फ्लैट आउट हो जाएगा, फ्लैट लाइन हो जाता है। ठीक है, सो ये पॉइंट होता है कि भाई ऐसा नहीं है आप नंबर से एन एस्टिमेटर जैसे है यहाँ पे, इसको आप बढ़ाते चले जाओ तो एक्यूरेसी बढ़ती ही चली जाएगी। एक पॉइंट आएगा जिसके बाद एक्यूरेसी बढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप 2-3 बार मॉडल ट्रेन करके देख लो। ठीक है, आपको ये नंबर आराम से मिल जाता है कि भाई जहाँ पे एक्यूरेसी फ्लैट लाइन हो रही है, उसके बाद आप नंबर बढ़ा भी रहे हो, तब भी एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तब वहां तक रख सकते हो इसे। ठीक है, मैं 100, बेसिकली मेरे पास अभी कोई लॉजिक नहीं है, मैंने एक बेस नंबर लिया है 100। ठीक है, बढ़ा के देख लेंगे, अगर एक्यूरेसी बढ़ती है तो फिर हम आगे भी चल सकते हैं। ओके, ये वाला कोड तो सेम ही है ऊपर वाला। हम्म, ठीक है, रन किया, रन हो गया, एक्यूरेसी 82% आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते हैं, लेट से इसे 200 कर दिया मैंने। अभी भी देखो वो 100 पे ही फ्लैट लैंड है, वो 82 ही हुई, बड़ी नहीं है एक्यूरेसी, है ना? तो इसे 100 ही रन देते। 100 पे भी जब मेरे को 82 मिल रही थी, और 200 पे भी 82 ही मिल रही है। बट अगर मैं इसको लेट से 50 कर देता हूँ तो एक्यूरेसी गिर जानी चाहिए जहां तक है, अभी भी 82 ही मिल रही है। इसका नंबर मतलब बहुत कम है ट्रीज का नंबर जो इसमें एक्यूरेसी, हाँ देखो इस 10 पे आके गिरी है, 82 से 80 हो गई है यहाँ पे, है ना? हाँ हाँ, वेरी कर सकता है, थोड़ा बहुत अलग अलग आ सकता है, ट्रेनिंग वगैरह में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो देखो 10 पे आके गिर गई है, अगर मैं यहाँ पे 15 कर लूँ,
15 पे भी वही है, ठीक है, 20 कर लें, 20.8 ही है भाई, 50 रन देते हैं, अब इतना ज्यादा कौन प्रिसाइज ढूंढेगा। 50 किया, 50 पे मेरे को 82 मिल रही थी, अब इसके बाद 100 200 पे सेम ही जा रही थी, तो फिर बढ़ाने का पॉइंट नहीं है, ठीक है। 50 इज माय फ्लैट लाइनिंग पॉइंट मान सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब 50 ट्रीज मेरे को 82% की एक्यूरेसी दे रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। समझ आया, क्लियर है, क्लियर हुआ रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम क्लियर है, राइट। कोई डाउट, कोई इशू नहीं, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अब कल आगे करेंगे, ओके। आज के लिए हमने डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट ये दो एल्गोरिथम्स कवर कर लिए हैं, तो हमारी 4 एल्गोरिथम टोटल कवर हो गई, लीनियर रिग्रेशन, क्लासिक रिग्रेशन, ठीक है, और डिसीजन ट्री देन रैंडम फॉरेस्ट। हमारी एसवीएम एल्गोरिथम बची है, और उसके कुछ सपोर्टिंग वगैरह वाले पार्ट बचे हैं काफी सारे, तो उनके बारे में वर्क करेंगे। जो मेन एल्गोरिथम हमारी बची है वो एसवीएम बची है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, ओके, चलिए, थैंक यू।